हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री विथ नौसाद सर। कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। चलिए नेक्स्ट, पिछली क्लास में हमने टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था और बट पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था, और आज भी हम टाइप ऑफ मैट्रिक्स के जो पिछली क्लास में छूट गए थे उनको आज कवर अप करेंगे टाइप ऑफ मैट्रिक्स में। जैसे पिछली क्लास में आपने क्या क्या पढ़ा था, जैसे कि रो मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था, कॉलम मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था, डायगोनल पढ़ा था, स्क्वायर पढ़ा था, स्केलर पढ़ा था, आइडेंटिटी पढ़ा था, जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स, इन सब के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में हम और भी मैट्रिक्स के टाइप्स जानेंगे। उससे पहले पिछली क्लास में एक जैसे रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स पढ़ा था, तो रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स में हमने बताया था अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो is called row matrix, a matrix having only one column is called column matrix, ये बोला था। अच्छा, जब हम रो मैट्रिक्स की बात करते हैं तो हमने देखा था उसका जो शेप था वो शेप हॉरिजेंटल शेप दिख रहा था, बट फर्क क्या था कि केवल वन ही रो होगा। वैसे ही आपका एक मैट्रिक्स होता है हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। क्या कहते हैं उसको? हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स को हॉरिजेंटल मैट्रिक्स कह सकते हैं, लेकिन हॉरिजेंटल मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि हॉरिजेंटल मैट्रिक्स में केवल शेप से मैटर करता है। रो या कॉलम कितने हैं नहीं फर्क पड़ता, लेकिन शेप मैटर करता है। अगर हमने हॉरिजेंटल मैट्रिक्स बोला है मतलब कि उस मैट्रिक्स का जो शेप हो वो बिल्कुल हॉरिजेंटल ही दिखना चाहिए। वैसे ही आपका एक और मैट्रिक्स होता है वर्टिकल मैट्रिक्स। आपका नाम से ही क्लियर है वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होता है। वर्टिकल मैट्रिक्स मतलब कि ऐसा मैट्रिक्स जिसका शेप क्या हो, वर्टिकल शेप हो, मतलब वो दिखने में वर्टिकल हो। अब इसको हम मैट्रिक्स में कैसे पढ़ेंगे, टर्म एंड कंडीशन क्या होंगी, चलिए देखते हैं। जैसे सबसे पहले हम आपको हॉरिजेंटल और वर्टिकल के बारे में ही बता देते हैं, फिर हम बाकी के अदर टाइप पढ़ेंगे। क्यों हॉरिजेंटल और वर्टिकल हमें प्रीवियस लेक्चर में ही बता देना चाहिए था, बट कोई नहीं, हम यहाँ पे देख लेते हैं। चलिए सबसे पहले वर्टिकल देख लें। वर्टिकल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होता है? आपका टॉपिक तो भाई वही चल रहा है, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। हम यहाँ पे टॉपिक का नाम डाल देते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। चलिए वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होता है हम एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा देते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ध्यान से देखिए, ये जो दिख रहा है आपको, ये कैसा शेप दिख रहा है? एक वर्टिकल शेप दिख रहा है, यही आपका कहलाता है वर्टिकल मैट्रिक्स। अब यहाँ पे केवल वन कॉलम तो है नहीं, इसलिए हम इसको कॉलम मैट्रिक्स नहीं कह सकते। ये जो शेप है इसका वर्टिकल है, इसलिए हम इसको वर्टिकल मैट्रिक्स बोलेंगे। आप हमें ऑर्डर बता दीजिए, फिर हम आगे की चीजें बताएं। 1 2 3 4, कितने रो हैं? 4। कॉलम कितने हैं? 2। 4 रो है और 2 कॉलम है। मतलब हमने प्रीवियस में m और n के बारे में जिक्र किया था आप लोगों से, m क्रॉस n के बारे में। तो अगर हम यहाँ से m और n की वैल्यू की बात करें तो कौन बड़ा है कौन छोटा है? m बड़ा और n छोटा। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं m ग्रेटर देन n। तो याद रहेगा ये चीज। वर्टिकल मैट्रिक्स क्या कहता है कि m की वैल्यू n से ग्रेटर होगी। मतलब अगर मैट्रिक्स वर्टिकल है तो नंबर ऑफ रो ग्रेटर होगा, मतलब नंबर ऑफ रो की संख्या ज्यादा होगी एज कंपेयर टू नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ कॉलम की संख्या कम होगी, क्योंकि जब नंबर ऑफ रो ज्यादा होंगे तो और नंबर ऑफ कॉलम कम होंगे, रो ज्यादा है और कॉलम कम है, तो ही वो आपका वर्टिकल शेप देगा। वैसे ही आपका एक मैट्रिक्स क्या है? हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल मैट्रिक्स क्या होता है? हॉरिजेंटल मैट्रिक्स देख लेते हैं इसको। नाम क्या है? हॉरिजेंटल, मतलब शेप क्या होगा? हॉरिजेंटल होगा। मतलब यही सेम अगर इसी को हॉरिजेंटल बनाना हो तो आप कैसे लिखोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ध्यान से देखिए इसका शेप कैसा दिख रहा है आपको। एक हॉरिजेंटल शेप दिख रहा है, हॉरिजेंटल शेप दिख रहा है। और ऑर्डर आप चेक करिए, ऑर्डर कितने हैं? रो कितने हैं? 2 हैं। और कॉलम कितने? 1 2 3 4, कॉलम 4 है। 2 क्रॉस 4
कॉलम कितने हैं, 4 है, रो कितने हैं, 2 है। आपका ऑर्डर ये होता है रो क्रॉस कॉलम। तो आपका इसमें m और n की अगर बात करें, m क्रॉस n की बात करें तो कौन बड़ा है कौन छोटा, m छोटा है और n बड़ा है। m क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे m और n के बाद टर्म में अगर हमें लिखना रहेगा तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे m लेस देन n, m छोटा है n बड़ा है, m लेस देन n। तो ये आपकी कंडीशन किसके लिए हो जाएगी, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स के लिए, और ये किसके लिए थी, वर्टिकल मैट्रिक्स के लिए। हॉरिजेंटल मैट्रिक्स और वर्टिकल मैट्रिक्स में बस इतना ही कॉन्सेप्ट है, बस यही चीज आपको समझानी थी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आपका आगे के मैट्रिक्स। जैसे आपका नेक्स्ट है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोला हमने, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। चलिए देखते हैं, ये आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका या फिर नोट डाउन कर लो। चल नेक्स्ट क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर नाम जो है वैसा ही मैट्रिक्स भी होगा। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। पहले तो आप नाम देखो, अपर मतलब ऊपर, ट्रायंगल, ट्रायंगल तो सब जानते हैं, ट्रायंगल, ट्रायंगल, और आगे मैट्रिक्स मतलब ऐसा मैट्रिक्स जो लीडिंग डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर एक ट्रायंगल बनाता हो। क्या बोल दिया हमने, कुछ नहीं समझ आया, चलो समझाते हैं एग्जाम्पल से। जैसे लीडिंग डायगोनल आप लोगों को पता है, पिछली क्लास में बताया गया है। जैसे हम एक मैट्रिक्स लेते हैं 1 2 3। अच्छा, एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट, ये अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर दोनों होने से पहले आपके स्क्वायर होने चाहिए। मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स का ही अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर बन सकता है, किसी भी मैट्रिक्स का नहीं, ये बात याद रहे। चलिए 0 5 6 7 8 9 10 सॉरी, अब आप इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखिए और समझिए कि अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर होता क्या है। ये आपका लीडिंग डायगोनल या फिर प्रिंसिपल डायगोनल है, ये आपका लीडिंग डायगोनल या फिर प्रिंसिपल डायगोनल है। अब इस प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर आप देख रहे हो एक ट्रायंगल शेप में एक मैट्रिक्स बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ध्यान से आप देखिए तो एक ट्रायंगल बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा, आई होप। ये जो ट्रायंगल बनता हुआ कुछ ऐसा शेप है, कुछ ऐसा शेप, ध्यान से देखिए एक ट्रायंगल शेप दिख रहा है। तो इसी मैट्रिक्स को आप क्या बोलोगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसमें लीडिंग डायगोनल के ऊपर तो इंट्रीज होती हैं, बट लीडिंग डायगोनल के नीचे के जितनी भी इंट्रीज होती हैं वो क्या होती है, जीरो होती हैं। लीडिंग डायगोनल के नीचे की इंट्रीज सारी क्या होती हैं, जीरो होती हैं, और लीडिंग डायगोनल के ऊपर इंट्रीज होती हैं। इंट्रीज मतलब कोई भी एलिमेंट होगा। इसी के साथ हम एक चीज आपको और बता दें, आपका यहाँ पे नाम है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तो आप समझ गए। एक नाम और आता है जो कि बहुत ही कम लोग बताते हैं, उसको कहते हैं स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब ये क्या होता है, स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, चलिए देखिए। ये इसी एग्जाम्पल को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, 0 2 3 4 0 0 6 7 0
0 0 10 और 0 0 0 0। क्या चेंजिंग हो गई भाई इसमें? लीडिंग डायगोनल क्या हो गया? 0 हो गया। ऊपर क्या था? लीडिंग डायगोनल पे इंक्रीज थी, लीडिंग डायगोनल पे इंक्रीज थी, बट इसमें क्या हुआ? लीडिंग डायगोनल पे इंक्रीज नहीं है, लीडिंग डायगोनल पे इंक्रीज है बट वो 0 है। तो इसका एक अलग ही नाम हो जाता है, क्या? स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये ट्रायंगल तो अभी भी बन रहा है, ट्रायंगल तो अभी भी बन रहा है, बट लीडिंग डायगोनल पे इंट्रीज 0 है, कोई और एंट्री नहीं है, ओनली 0 इंट्रीज है। तो अगर लीडिंग डायगोनल पे 0 एंट्री हो और उसके नीचे के सारे एलिमेंट 0 हो, बट लीडिंग डायगोनल के ऊपर आपकी कोई इंट्रीज हो, तो वो आपका क्या कहलाता है? स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। याद रहेगा? हम यहाँ पे लिख देते हैं स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक। अच्छा, जैसे अपर ट्रायंगुलर देखा है वैसे ही आपका लोअर ट्रायंगुलर भी होगा। तो हम आगे लोअर ट्रायंगुलर के बारे में पढ़ेंगे, बट लोअर ट्रायंगुलर के बारे में पढ़ने से पहले हम थोड़ा आई और जे के फॉर्मेट में इन चीजों को समझ लेते हैं। ये आई और जे के बारे में हम जो बता रहे हैं बार बार ना, हम यहाँ पे डिफिनीशन बता के भी चीजों को यहीं पे खत्म करके आगे जा सकते हैं, बट आई और जे के बारे में बताने का पूरा पर्पस ये है, जब आप प्रॉपर्टीज पढ़ते हो, जब आप इस पे बेस्ड थियरम्स आते हैं आपको, तो फिर उसमें मैटर फंस जाता है, क्योंकि वहां पे फिर ये एग्जाम्पल से काम नहीं चलता। एग्जाम्पल समझने के लिए बेस्ट है, बट वहां पे जब प्रूफ करने वाली चीजें आती हैं तो फिर वहां पे आपको वो आई जे वाला फॉर्मेट ही लेके करना पड़ता है। तो आपको डिफिनीशन पता है लेकिन फिर भी आप प्रॉपर्टी कर नहीं पा रहे हो, तो रीजन क्या है? क्योंकि आप आई और जे के फॉर्मेट में पढ़े नहीं। ए आई जे यहाँ पे अगर हम अभी बात करेंगे तो वो वैल्यू क्या आ रही है क्या नहीं आ रही है, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो इसको थोड़ा सा इरेज किया जाए और आई और जे के बारे में बताया जाए। चलिए देखिए यहीं पे, अब पहले हमें इसका नाम बताइए। A12, वैसे ही इसका नाम बताइए। A21, इसका नाम क्या है? A13, और इसका नाम क्या है? A31। ये लिखने का पूरा पर्पस क्या है हम आपको समझाते हैं। आई की वैल्यू यहाँ पे 1 है और जे की वैल्यू 2 है। आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 3। बड़ा और छोटा कौन? आई छोटा है और जे बड़ा है, बट यहाँ देखिए आई बड़ा है और जे क्या है? छोटा है। आई बड़ा है, जे छोटा है। 3 1, आई बड़ा है और जे छोटा है। मतलब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात करें तो अगर आपको इसकी डिफिनीशन की बात करें तो ए आई जे इक्वल टू 0 फॉर ऑल। अच्छा, इस सिंबल के बारे में सबसे पहले हम आप लोगों को बता दें, क्योंकि बहुत से बच्चों का मेरे पास इस सिंबल को लेके डाउट आता है। क्लास 12th तक वो लोग इस चीज को जानते भी नहीं है, और कहीं ना कहीं उनकी गलती नहीं है, क्योंकि ये सिंबल अभी छोटे बच्चों को क्लास 10th तक बताया भी नहीं जाता है। तो ये जो सिंबल मैंने लिखा है ना, ये सिंबल यही कह रहा है जो आप इंग्लिश में फॉर ऑल लिखते हो। इसी फॉर ऑल को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, उल्टा ए, बस ये समझ लो। तो फॉर ऑल क्या है, इसी को ऐसे लिखा जाता है, फॉर ऑल। आगे ऐसे ही आप लोगों को और भी चीजें बताई जाएंगी, क्योंकि जब मैं पढ़ाती हूँ तो और कुछ नया यूज करती हूँ तो बच्चों के तुरंत वहां पे डाउट आते हैं, मैम ये क्या, ये तो हम जान ही नहीं रहे हैं, पहली बार देखा है। तो ये पहली बार देखने वाली चीज नहीं है, ये बहुत कॉमन चीज है, क्योंकि 10th तक आप लोगों को ये पढ़ाया नहीं जाता, इसलिए आप लोग नहीं जानते हो। खैर कोई बात नहीं। ए आई जे इक्वल टू 0 फॉर ऑल। चलो भाई बताओ क्या लिखे हम यहाँ पे? 0 कहाँ कहाँ है? आई और जे की वैल्यू 0, सब सारी वैल्यू 0 कहाँ है? कब? जब आई बड़ा है और जे छोटा है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? आई ग्रेटर देन जे, ये कंडीशन। मतलब अगर आई बड़ा और जे छोटा, ये जे लिखा है, जे छोटा है, तो वहां पे ए आई जे की वैल्यू 0 है। सभी, फॉर ऑल मतलब सभी के लिए।
फॉर ऑल आई और जे आई ए आई जे इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई ग्रेटर देन जे, मतलब आई की वैल्यू बड़ी और जे की वैल्यू छोटी। क्योंकि अपर ट्रायंगल में आप देख रहे हो कि जब ऊपर मैट्रिक्स ऊपर ट्रायंगल बन रहा है तो वहां पे आई लेस है और जे ग्रेटर है, लेकिन नीचे की सारी एंट्रीज जहां पे आई ग्रेटर और जे लेस है तो वहां पे सारे एलिमेंट क्या है, 0 है, इसलिए हमने ये बात लिखी है। याद रहेगा ये चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे अपर ट्रायंगुलर था सेम ऐसे ही लोअर ट्रायंगुलर, अगर ये समझ आ गया अच्छे से तो उसको समझाने में बहुत वक्त नहीं लगने वाला है। चलिए अब देखते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं आप लोगों के लिए क्योंकि यही आपका बेस है, तो बेस क्लियर होना तो बहुत जरूरी है। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोल दिया हमने, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जैसे अपर ट्रायंगुलर था वैसे ही लोअर ट्रायंगुलर। फर्क क्या होगा, नाम क्या है, लोअर मतलब ट्रायंगल कहां बनेगा, लोअर नीचे। अपर मतलब ऊपर था तो ट्रायंगल ऊपर बन रहा था, और लोअर मतलब नीचे तो ट्रायंगल नीचे बनेगा। फॉर एग्जाम्पल नीचे मतलब लीडिंग डायगोनल के नीचे, फॉर एग्जाम्पल जैसे, और ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स पहले होना चाहिए, लोअर ट्रायंगुलर होने से पहले स्क्वायर होना चाहिए, ये बात याद रहे, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। जैसे ए बी सी डी, सॉरी आपका लोअर ट्रायंगुलर चल रहा है तो लोअर ट्रायंगुलर बनाना भी तो पड़ेगा। ए बी सी डी ई एफ जी, अच्छा यहाँ एलिमेंट होगा ना, एच आई जी। देखिए ध्यान से देखिए इस मैट्रिक्स को और समझिए कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता क्या है। ये आपका क्या है, लीडिंग डायगोनल या फिर प्रिंसिपल डायगोनल है ना, ये लीडिंग डायगोनल या फिर प्रिंसिपल डायगोनल। और आपका मैट्रिक्स का नाम क्या है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, मतलब ट्रायंगल कहाँ बनना चाहिए, लोअर में। आप यहाँ ध्यान से देखिए, अगर हम इसको डॉट 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 करके एक ट्रायंगल बनाने की कोशिश करें तो दिख रहा है एक ट्रायंगल, ऐसे ट्रायंगल दिख रहा है, कुछ ऐसा शेप है, इस शेप का एक ट्रायंगल दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल जिसे आप लोग बोलते हो। ये आपका क्या है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और ऊपर की एंट्रीज क्या है, 0, ऊपर की सारी एंट्रीज क्या है, 0। और अगर इसके लिए हम आई और जे के फॉर्मेट में बात करें तो क्या होगा, आप इसका नाम क्या देते हो, A12, और इसका नाम क्या देते हो, A21, इसको क्या बोलते हो, A31, और इसको क्या बोलते हो, A13। अब ध्यान से देखिए, आई और जे के फॉर्मेट में अगर हमें बात करनी है तो हम क्या कहेंगे इसको, यहाँ पे 2 1 आई ग्रेटर है जे लेस है, बट वहां पे तो इंट्रीज है। यहाँ पे ध्यान से देखिए A12 1 मतलब आई लेस है और जे 2 है तो वो ग्रेटर है। हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं, ए आई जे इक्वल टू, हम यहां लिख देते हैं ए आई जे इक्वल टू 0 फॉर ऑल, क्या लिखा जाए, आई लेस देन जे, ये होगा। ध्यान से देखिए, अगर A1 की A12 की बात करें तो उसकी वैल्यू क्या है, 0 है, आई की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, और जे की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, तो आई क्या है, लेस है जे से। अरे भाई 1 लेस होता है ना 2 से, तो वैसे ही आई क्या है, 2 से लेस है। तो आपकी जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की डिफिनीशन होगी वो क्या हो जाएगी, ए आई जे इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई लेस देन जे। और अपर ट्रायंगुलर में क्या था, आई ग्रेटर देन जे, और किसके लिए, ए आई जे इक्वल टू 0।
ये था आपका। जैसे अपर ट्रायंगुलर में आपने स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर पढ़ा था, वैसे ही लोअर ट्रायंगुलर में आपका क्या आएगा, स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर। सेम कॉन्सेप्ट है वहां पे भी। क्या था कॉन्सेप्ट, इसको थोड़ा सा इरेज किया जाए और आप लोगों को बता दी जाए स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर की डिफिनीशन। स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है भाई, स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एग्जाम्पल लेते हैं, 0 0 0 0, A 0 0 0, B C 0 0, D E F 0। आई थिंक आप लोगों को पता चल गया होगा कि क्या यहाँ पे है। लीडिंग डायगोनल के जो एलिमेंट है वो क्या है, 0 है। और नीचे क्या बन रहा है, एक लोअर में क्या बन रहा है, एक मैट्रिक्स बन रहा है, सॉरी एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। लोअर में एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है और लीडिंग डायगोनल जो है वो 0 है और बाकी ऊपर की एंट्रीज तो 0 है ही है। अपर लोअर ट्रायंगुलर के तो वो कंडीशन होनी ही चाहिए, बट स्ट्रिक्टली के केस में क्या कंडीशन बढ़ रही है, ये एक कंडीशन जो एक्स्ट्रा बढ़ रही है वो क्या बढ़ रही है कि लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट क्या है, 0 है। लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट क्या है, 0 है। तो यहाँ पे आप ये चीज कह सकते हो ए आई आई इक्वल टू 0, ए आई आई इक्वल टू 0 और आई की वैल्यूज क्या होंगी, आई की वैल्यूज 1 2 3, मतलब 1 1 2 2 3 3 सारी वैल्यूज क्या होंगी, 0। और एक चीज और ध्यान रहे, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हमें बताइए, 4 क्रॉस 4। नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है, तो इसका मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। तो मतलब ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें लीडिंग डायगोनल की इंट्रीज 0 हो, लीडिंग डायगोनल के ऊपर की इंट्रीज 0 हो, बट लीडिंग डायगोनल के नीचे एक ट्रायंगुलर शेप बन रहा हो एलिमेंट्स का, तो वो आपका क्या कहलाता है, स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। चलिए इतना आप लोगों को समझ आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। अब आगे आपका इक्वल मैट्रिक्स है, बट इक्वल मैट्रिक्स से पहले आपको एक और चीज बतानी होगी, कंपैरेबल मैट्रिक्स। कंपैरेबल मैट्रिक्स क्या होता है सबसे पहले वो बताना है। वो जानना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसलिए क्योंकि जब आप एडिशन और सब्सट्रैक्शन करते हो तो आपको ये पहले चेक करना पड़ता है मैट्रिक्स कंपैरेबल है या नहीं, क्योंकि एडिशन मैट्रिक्स में एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए उसका कंपैरेबल होना कंपलसरी है। मैट्रिक्स जब कंपैरेबल होगा तभी वो एडिशन या सब्सट्रैक्शन के लिए सुटेबल होगा। तो नेक्स्ट आपका क्या मैट्रिक्स है, कंपैरेबल मैट्रिक्स। कंपैरेबल मैट्रिक्स, कंपैरेबल मैट्रिक्स, कंपैरेबल मैट्रिक्स क्या होता है। अच्छा, कंपैरेबल नाम क्या है इसका, कंपैरेबल। कंपैरेबल का मतलब किन्हीं दो चीजों का आपस में कंपेयर करना, ऐसा कुछ मीनिंग निकल के आ रहा है, बिल्कुल सही वही है। मतलब आपके पास अगर दो मैट्रिक्स हैं तो वो कंपैरेबल कब कहे जाएंगे, तब कहे जाएंगे जब उसके जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके जो ऑर्डर है सेकेंड मैट्रिक्स के ऑर्डर से मैच करता हो। मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स में जितने नंबर ऑफ रो हैं सेकेंड मैट्रिक्स में भी उतने नंबर ऑफ रो हो, फर्स्ट मैट्रिक्स में जितने नंबर ऑफ कॉलम है सेकेंड मैट्रिक्स में भी उतने ही नंबर ऑफ कॉलम होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मतलब कि इनकी डायमेंशन सेम होनी चाहिए, डायमेंशन दैट मीन्स कि सेम नंबर ऑफ रो एंड कॉलम इन बोथ मैट्रिक्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे कोई मैट्रिक्स ए लेट करते हैं। अच्छा, कंपैरेबल के लिए कंडीशन ऐसी कुछ नहीं है कि मैट्रिक्स को स्क्वायर होना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं 1 2 3 4 5 6। एक एग्जाम्पल और लेते हैं बी -1 2 3 4 5 -4 6।
एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम एग्जाम्पल रैंडमली कुछ भी ले सकते हैं और मैट्रिक्स में उसको बिठा दें। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे ऑर्डर हमें बताइए 2 क्रॉस 3, यहाँ पे ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3। दोनों मैट्रिक्स की डायमेंशन सेम है। डायमेंशन मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रो सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रो से इक्वल होना चाहिए, फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम की इक्वल होना चाहिए, मतलब दोनों मैट्रिक्स के डायमेंशन सेम होने चाहिए। डायमेंशन का मीनिंग समझते रहिएगा, क्योंकि डायमेंशन वर्ड टीचर बहुत कम ही यूज करते हैं, तो आपको ये पता हो कि डायमेंशन क्या बोला जाता है। और एग्जाम में डायमेंशन वर्ड बोल के क्वेश्चन आते हैं, जेई वाले बच्चों के लिए तो ये सारी चीजें बहुत कॉमन होनी चाहिए, उन लोगों को तो बिल्कुल ही पता होना चाहिए ये सारी चीजें। चलिए देखिए, अब कंपैरेबल मैट्रिक्स कहते किसे हैं? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी में नंबर ऑफ रो कितना है 2 है, तो इसमें भी नंबर ऑफ रो कितना है 2 है। इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितना है 3 है, तो इसमें भी नंबर ऑफ कॉलम कितना है 3 है। मतलब इस मैट्रिक्स का रो उस मैट्रिक्स के रो के इक्वल है, इस मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम उस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल है। अगर ऐसी कंडीशन होल्ड कर रहा है तो इस ए मैट्रिक्स को हम बी मैट्रिक्स का कंपैरेबल मैट्रिक्स कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। मतलब कि ए और बी मैट्रिक्स आपस में क्या है, कंपैरेबल है। क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट कंपैरेबल? ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको एडिशन और सब्सट्रैक्शन में हेल्प करेगा। एडिशन और सब्सट्रैक्शन की पहली कंडीशन ही यही होनी चाहिए कि मैट्रिक्स कंपैरेबल होना चाहिए। कंपैरेबल दैट मींस ऑर्डर सेम, दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होने चाहिए, ये आपका कंपैरेबल मैट्रिक्स कहलाता है। चलिए, कंपैरेबल मैट्रिक्स आप लोगों को समझ में आ गया है, तो अब इक्वल मैट्रिक्स समझाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। कंपैरेबल मैट्रिक्स में ऑर्डर सेम होता है, इक्वल मैट्रिक्स में क्या होता है, बस बहुत छोटी सी चेंजिंग। इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है? इक्वल मैट्रिक्स में कंपैरेबल तो होना ही होना चाहिए, बट पर्टिकुलर एलिमेंट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल ए कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, बी कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6। अब ध्यान से देखिए, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मीनिंग क्या होता है भाई? A11 के इक्वल हो, A12 के इक्वल हो, A13 के इक्वल हो, यही कहलाते हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। और कंपैरेबल है या नहीं, अब ऑर्डर चेक कर लीजिए, 2 क्रॉस 3 दोनों के ऑर्डर सेम है, मतलब मैट्रिक्स कंपैरेबल भी है और मैट्रिक्स इक्वल भी है। समझ आया? आप इक्वल मैट्रिक्स को कंपैरेबल मैट्रिक्स तो कह सकते हो, बट कंपैरेबल मैट्रिक्स को इक्वल मैट्रिक्स नहीं बोल सकते। ये बात याद रखिएगा। क्यों नहीं बोल सकते, वो एग्जाम्पल आपके बोर्ड पे साफ साफ दिख रहा है कि क्यों नहीं बोला जा सकता। इक्वल मैट्रिक्स में आपको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ पे चेक करना पड़ता है कि इक्वल होने चाहिए, तब आप बोलोगे कि ए बी के इक्वल है, जब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे। अब आप लोगों को एक चीज बताई जाए कि हम बार बार क्यों ये चीज कह रहे हैं कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन में आपका कंपैरेबल बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप मैट्रिक्स का एडिशन करने जाओगे तो वहां पे अगर मैट्रिक्स कंपैरेबल नहीं हुआ तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपको सब्ट्रैक्ट या एडिशन नहीं कर पाओगे। इसीलिए ये कंपैरेबल होना कंपलसरी है, क्योंकि आपको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का सब्सट्रैक्शन और एडिशन करना होता है मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स के रूल थोड़े अलग होते हैं, तो मैट्रिक्स में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का बहुत मैटर होता है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही ऐड या फिर सब्सट्रैक्ट होते हैं, इसलिए इन दोनों मैट्रिक्स को जानना बहुत जरूरी है। इक्वल मैट्रिक्स सबसे ज्यादा यूज आपकी प्रॉपर्टीज को प्रूफ करने के लिए किया जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो आई होप यहां तक तो क्लियर हो गया होगा आपका इक्वल मैट्रिक्स और कंपैरेबल मैट्रिक्स। तो आगे एक एग्जाम्पल देख लिया जाए इक्वल मैट्रिक्स से। चलिए देखते हैं। आपकी डिफिनीशन सारी
खत्म हो चुकी हैं। आपके क्लास 12th में जितनी डिफिनीशन थी सब खत्म हो चुकी हैं, बट ये ध्यान रखिएगा मैट्रिक्स इतना ही नहीं होता, आगे भी और भी मैट्रिक्स होते हैं। आप हायर स्टडीज करोगे तो आपको कई टाइप के मैट्रिक्स मिलेंगे, जैसे निलपोटेंट मैट्रिक्स, ये और भी मैट्रिक्स। जेई नीट की आप जब तैयारी करोगे, सॉरी जेई की जब तैयारी करोगे तो भी ये निलपोटेंट आपको देखने को मिल जाएगा वहां पे, क्योंकि 12th से थोड़ा सा लेवल अप करते हैं जेई में, तो वहां पे तब आपको ये चीजें पढ़ाई जाएंगी। जब जेई की क्लास पढ़ाई जाएगी तो उसमें ये बाकी अदर मैट्रिक्स के बारे में भी बता दिया जाएगा, जितनी आप लोगों के लिए जरूरत है। तो जितने आपके क्लास 12th में है उतने टाइप के मैट्रिक्स तो खत्म हो चुके हैं। अब हम एक एग्जाम्पल करा लेते हैं, आपके इक्वल मैट्रिक्स पे एक एग्जाम्पल करा लेते हैं। आप लोग क्वेश्चन लिखिए, और ये आपके बोर्ड एग्जाम का ही क्वेश्चन है। इफ एक मैट्रिक्स गिवन है x माइनस वाई, 2x प्लस जेड, 2x माइनस वाई, 3z प्लस w। चल देखते हैं, ये आपका क्वेश्चन है और ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इफ ये मैट्रिक्स इक्वल किसके हैं, -1, 5, 0, 13। बोला क्या है, फाइंड x, y, z एंड w। फाइंड x, y, z, w। चलिए, इक्वल मैट्रिक्स अभी आप लोग पढ़े हैं, इक्वल मैट्रिक्स पढ़े हैं तो फिर इस क्वेश्चन को करना तो आपके लिए चुटकियों का खेल होना चाहिए, क्योंकि इक्वल मैट्रिक्स में अभी हमने पढ़ाया करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं दैट मीन्स कि अगर उसने पहले ही, इफ का मतलब क्या होता है, इफ का मतलब होता है गिवन है, मतलब क्वेश्चन में ये चीज गिवन है कि ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल है, और जब इक्वल है तो इक्वल मैट्रिक्स की कंडीशन को होल्ड करेगा। इक्वल मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होती है, कंडीशन ये होती है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में इक्वल होते हैं। जैसे जब अगर ये इक्वल मैट्रिक्स है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हम x माइनस वाई को -1 के इक्वल कह सकते हैं, x माइनस वाई को -1 के इक्वल बोल सकते हैं। वैसे ही 2x प्लस z को 5 के इक्वल बोल सकते हैं। आगे 2x माइनस वाई को हम 0 के इक्वल बोल सकते हैं, और 2z प्लस w को हम 13 के इक्वल बोल सकते हैं। 2z प्लस w को हम 13 के इक्वल बोल सकते हैं। ये कैसे लिखा हमने, क्योंकि हमें इफ मतलब गिवन था कि ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स आपस में क्या है, इक्वल है, और हमें बोला है एक्स वाई जेड डब्ल्यू की वैल्यू निकालिए। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ से सबसे इजी तो यहाँ है 0 है, 2x इक्वल टू वाई हो जाएगा। आप इनको नाम दे सकते हो, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन 4। चलिए देखते हैं। यहाँ 2x इक्वल टू वाई आ गया, 2x इक्वल टू वाई। अब यहाँ y मतलब y की वैल्यू 2x है। अब ये वाली वैल्यू आप अगर इसमें पुट करना चाहो तो पुट कर सकते हो ना, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो पुट y इक्वल टू 2x। कहाँ से आया है, इक्वेशन थर्ड से, तो पुट y इक्वल टू 2x फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट। y इक्वल टू 2x पुट करिए यहाँ पे और वैल्यू निकाल लीजिए। x माइनस y की वैल्यू 2x इक्वल टू -1, -2x और x मिला के -x इक्वल टू -1, क्योंकि बड़े में से छोटे को घटाएंगे और साइन लगाएंगे बड़े का। बड़ा कौन है, -2, बड़ा 2 है, साइन -2 तो छोटा ही होता है। ये कटेगा, x इक्वल टू 1, x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अब इसको नाम दे दो इक्वेशन क्या, इक्वेशन 5। अब ये वैल्यू उठा के आप इसमें पुट कर दो, आपको y की वैल्यू मिल जानी है। यहाँ पे 2 इंटू क्या वैल्यू रख दीजिए, 1। अच्छा, आप पहले ये चीज यहाँ लिख दो भाई, पुट x इक्वल टू 1 कहाँ से आया है, इक्वेशन 5 से, फ्रॉम इक्वेशन 5, फ्रॉम इक्वेशन
5, x इक्वल टू 1 पुट करिए, इक्वेशन 5 से आई हुई है वैल्यू, इसमें पुट करिए 2 इंटू 1 इक्वल टू y, y इक्वल टू क्या आ गया 2, दो वैल्यूज आपको मिल चुकी, z और w की वैल्यू आपको निकालनी है। चलिए निकालते हैं, यहाँ पे z मिल जाएगा और वहां पे w मिल जाएगा। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा हमें इरेज करना पड़ेगा तो आप लोग इसको नोट भी करते चलिए, वैसे पढ़ाते वक्त तो हम नोट करना प्रीफर नहीं करते। चलिए देखिए, x की वैल्यू हम अगर यहाँ पे पुट कर दे तो हमें z की वैल्यू मिल जाएगी, x की वैल्यू क्या है 1 है, तो आप यहाँ पे पुट x इक्वल टू 1 फ्रॉम इक्वेशन 5 पुट करिए यहाँ पे वैल्यू 2 इंटू 1 प्लस z इक्वल टू 5, z की वैल्यू चाहिए, 2 को उधर ट्रांसफर करिए, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, उधर ट्रांसफर करिए तो वैल्यू क्या हो जाएगी 5 माइनस 2 3, z की वैल्यू भी आपकी आ चुकी है, z इक्वल टू 3। अब आपको लास्ट वैल्यू किसकी निकालनी है w की, जब z की वैल्यू आ चुकी है और यहाँ पे आप अगर वैल्यू पुट कर दोगे तो आपको किसकी वैल्यू निकल जाएगी w की। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा इरेज किया जाए यहाँ पे ताकि हम w की वैल्यू निकाल सकें, नहीं तो यहीं पे इरेज करके आप लोगों को हम बता देते हैं। ध्यान से देखिए, अच्छा इसको नाम दे दो भाई, क्योंकि हमें वैल्यू पुट करनी है, तो इक्वेशन 6 पुट z इक्वल टू 3 फ्रॉम इक्वेशन क्या 6 पुट करिए 2 इंटू 3 प्लस w इक्वल टू 13, ठीक, 2 3 जा 6 हो जाएगा और 6 को उधर ट्रांसफर करिए, 13 माइनस 6 सब्ट्रैक्ट कर लो, 13 माइनस 6 कितना बचेगा, 13 में से 6 जाएगा तो आपका 4 3 7 बचेगा। ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई w की, ठीक, आपकी x की, y की, z की और w की सारी वैल्यूज आ गई। हाँ, आपकी सारी वैल्यूज आ चुकी हैं, तो अब x की वैल्यू 1, z की वैल्यू 2, ठीक है, ये 13 था, हाँ ठीक, आपकी सारी वैल्यूज आ चुकी हैं। चलिए अब आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना और आज इतना ही होल्ड करते हैं, आगे की क्लास आपकी नेक्स्ट क्लास अब कल होगी, आज के लिए इतना बहुत है, आज के लिए इतना बहुत है। अब आपका नेक्स्ट क्लास में मैट्रिक्स को आगे और पढ़ाया जाएगा, आपके जितने टाइप थे मैट्रिक्स के सारे खत्म हो चुके हैं, जितनी भी आपकी अब मैट्रिक्स में आपको एडिशन और सब्सट्रैक्शन के बारे में बताया जाएगा, क्योंकि आपने कंपैरेबल पढ़ लिया है, कंपैरेबल आपका खत्म हो चुका है, इक्वल मैट्रिक्स पढ़ लिया है, इक्वल मैट्रिक्स भी खत्म हो चुका है, लेकिन हम आप लोगों के लिए एक वर्क दे के जाते हैं, आप लोग एक वर्क करके आना, आप लोगों के लिए एक वर्क है जो कि आप लोग करके आओगे। हम यहीं पे आपका वर्क लिख देते हैं, लिखिए भाई, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। अच्छा, आप लोगों का यहाँ पे 3 रहेगा भाई, एडिट करिए, यहाँ 3 लिखा हुआ है और यहाँ पे 3 रहेगा, तो अगर वो 3 रहेगा तो यहाँ पे वैल्यू में आएगी चेंजिंग, z इक्वल टू 3 है, यहाँ पे 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 9, फिर ये चेंज हो जाना है, 13 माइनस 9 4 आएगी वैल्यू। चलो नेक्स्ट आप वर्क लिखो और आज की क्लास के लिए इतना बहुत है। आपका क्वेश्चन है x प्लस 3
2i प्लस एक्स, z माइनस 1, 4a माइनस 6, ध्यान रखिए a है 4a माइनस 6 इक्वल टू 0 माइनस 7, 3, 2a। ये आपका क्वेश्चन है और यहाँ पे मेंशन क्या करेंगे, x, y, z और a, ये वैल्यू निकाल के लेके आनी है। मतलब x, y, z और a की वैल्यू निकालनी है। कंडीशन क्या दी हुई है कि ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स आपस में क्या है, इक्वल है। फाइंड वैल्यू ऑफ x, y, z, a इफ जरूर लिखना, क्योंकि इफ का मतलब होता है गिवन है, मतलब वो चीज आपको क्वेश्चन में पहले से ही गिवन है। तो आज के लिए इतना बहुत है, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैट्रिक्स के एडिशन, सब्सट्रैक्शन और उसके अंदर और जितनी प्रॉपर्टीज होती हैं कुछ वो चीज़ें जानेंगे। आज के लिए इतना बहुत है, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जितना पढ़ाया गया है वो पढ़िए, रिपीट करिए और क्लास कैसी लगी ये ज़रूर कमेंट करिएगा। आपको क्लास कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा और अगर क्लास अच्छी लगी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप्स में इनको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करिए। थैंक यू।